स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम है पृष्ठ रसायन में आज हम लोग पढ़ेंगे निलंबन तथा कोलाइडी विलयन में अंतर। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस हेडिंग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एक कॉलम में निलंबन और दूसरे कॉलम में कोलाइडी विलयन बना लीजिए। बनाने के बाद से पहला अंतर यहाँ समझेंगे। अगर निलंबन का जो भी लिखा जाएगा तो कोलाइडी विलयन में जो लिखा जाएगा थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो पहला जैसे है, इनमें विलय कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी होता है और इसमें जो है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेमी होता है। तो थोड़ा सा जो है अंतर आप लोग को मिलता रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे इसमें विलय कणों का आकार विलय कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। पहला अंतर कितना है, आसान है। निलंबन में क्या है, इसमें विलय कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर कहाँ से -3 से 10 के पावर -5 सेमी तक होता है। तो पहला अंतर। अब कोलाइडी विलयन में क्या होता है, तो इसमें विलय कणों का आकार 10 के पावर -5 सेमी से 10 के पावर -5 सेमी से 10 के पावर -7 सेमी तक होता है। कितना आसान है। यह 10 के पावर -3 से 10 के पावर -5 और यह जो है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेमी तक होता है। तो पहला अंतर जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो अंतर है, यह चर्मपत्र विसरित नहीं होता। चर्मपत्र जो होता है झिल्ली होता है, तो लिखेंगे यह चर्मपत्र से विसरित नहीं होता है। जो निलंबन होते हैं यह चर्मपत्र से विसरित नहीं होते हैं और यह क्या है, कोलाइडी जो है यह चर्मपत्र से विसरित होते हैं। तो यह चर्मपत्र से क्या होते हैं, विसरित होते हैं। तो अंतर जो है दूसरा भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितना आसान है। यह चर्मपत्र से विसरित नहीं होता है और यह चर्मपत्र से क्या होता है, विसरित होता है। अब तीसरा जो अंतर है, इसमें ब्राउनी गति नहीं होती है। निलंबन के अंदर जो है इसमें जो है ब्राउनी गति नहीं होती है। तो इसमें लिख देंगे ब्राउनी गति नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इसमें निलंबन में क्या होता है, इसमें ब्राउनी गति नहीं होती है और तीसरा में लिखेंगे इसमें ब्राउनी गति होती है। इसमें ब्राउनी गति होती हैं।
बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसमें जो है बराउनी गति नहीं होती हैं और इसमें जो है बराउनी गति होती हैं। अगला जो अंतर है, चौथा जो अंतर है, अवयव विद्युत कण संचलन नहीं दर्शाते हैं। तो इसमें लिखेंगे यह विद्युत या वैद्युत भी लिख सकते हैं। यह वैद्युत कण संचलन नहीं दर्शाते हैं। कितना आसान है, यह वैद्युत कण संचलन नहीं दर्शाते हैं। तो यह क्या होगा, तो चौथा इसमें लिख सकते हैं कि यह वैद्युत कण संचलन क्या दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह दर्शाते हैं। तो इसमें लिखेंगे यह वैद्युत कण संचलन दर्शाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। यह 4 अंतर आपको बताया गया निलंबन तथा कोलाइडी विलयन में। तो ये चारों अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर क्या है। वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में अंतर। तो यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन। तो कॉलम बनाने के बाद से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे पहला जो नंबर नोट करेंगे, तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। तो पहला जो है यह समांगी होता है, मतलब वास्तविक जो विलयन होता है यह क्या होता है, समांगी होता है। और कोलाइडी विलयन क्या होता है, यह विषमांगी होता है। तो पहला लिखेंगे कि यह समांगी होता है, समांगी विलयन बताया गया, समांगी और विषमांगी। तो यह समांगी होता है। और इसमें लिख देंगे पहला कि यह जो है विषमांगी होता है। तो यह समांगी है तो यह क्या हो जाएगा, विषमांगी। कितना आसान है। तो अंतर बहुत आसान है, बस आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में नोट कीजिए, आपको अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यह समांगी होता है तो यह विषमांगी होता है। अब दूसरा अंतर है, इसका अणुभार कम होता है। मतलब वास्तविक विलयन का जो अणुभार होता है वह क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ दूसरा अंतर लिख लेंगे कि इसका अणुभार कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और इसका जो अणुभार है तो क्या होगा, अधिक होता है। तो इसमें दूसरा अंतर लिखेंगे कि इसका जो अणुभार है क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका अणुभार अधिक होता है। तो 2 अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा जो अंतर है, इसमें परासरण दाब अधिक होता है। इसमें जो है वास्तविक विलयन में जो परासरण दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें परासरण दाब अधिक होता है, परासरण दाब अधिक होता है। इसमें परासरण दाब क्या होगा, कम होता है। तो तीसरा अंतर में लिख सकते हैं, इसमें परासरण दाब क्या होगा, कम होता है। परासरण दाब कम होता है। इसमें अधिक होता है तो इसमें क्या होता है, कम होता है। तो 3 अंतर आसान हो गया।
अब चौथा अंतर क्या है, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। आगे चल के हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो आगे चल के इसी पार्ट में हम लोग टिंडल प्रभाव भी पढ़ेंगे। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। तो वास्तविक विलयन में जो है टिंडल प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में जो है क्या होता है, इसमें टिंडल प्रभाव होता है। तो इसमें टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव होता है। तो 4 अंतर समझ में आ गया। और पांचवा जो अंतर है, इसमें ब्राउनी गति नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, चौथा में जो है ब्राउनी गति नहीं होती है, इसमें यहाँ 5वां नोट कर लेंगे। और इसमें जो है ब्राउनी गति क्या होती हैं, होती हैं। तो पांचवा अंतर जो है, इसमें ब्राउनी गति नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। तो इसमें ब्राउनी गति नहीं होती हैं और इसमें जो है ब्राउनी गति होती हैं। तो यह 5 अंतर जो है वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में बताया गया। तो यह 5 अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे एक कॉलम में वास्तविक विलयन और दूसरे कॉलम में जो है निलंबन नोट कर लीजिए। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो बहुत ही आसान अंतर है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको अंतर अच्छे से याद हो जाएगा। पहला अंतर है कि वास्तविक विलयन में कि यह समांगी होता है। जो वास्तविक विलयन होता है वह क्या होता है, समांगी होता है, और निलंबन जो होता है वह विषमांगी होता है। पहला अंतर कितना आसान है, तो यहाँ लिख लेंगे कि यह समांगी होता है, समांगी विलयन लिख सकते हैं, समांगी होता है, और यह लिख सकते हैं विषमांगी होता है। तो यह समांगी होता है और इसमें लिखेंगे पहला जो है कि यह विषमांगी होता है। कितना आसान अंतर है, यह विषमांगी होता है, विषमांगी होता है। तो पहला अंतर आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। दूसरा जो अंतर है, इसका अणुभार जो है कम होता है। वास्तविक विलयन का जो अणुभार होता है वह क्या होता है, कम होता है, और निलंबन का जो अणुभार होता है वह अधिक होता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे, इसका अणुभार क्या होता है, कम होता है, कम होता है। तो दूसरा अंतर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका अणुभार क्या है, कम होता है, और इसमें लिख लेंगे दूसरा में इसका अणुभार क्या होता है, अधिक होता है। इसका अणुभार अधिक होता है, अधिक होता है। तो 2 अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा अंतर है, इसमें परासरण दाब अधिक होता है। तो तीसरा अंतर है, इसमें परासरण दाब किसे कहते हैं, आपको विलयन चैप्टर में बताया जा चुका है। तो परासरण दाब क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। तो इसमें जो परासरण दाब अधिक होता है, तो इसमें जो क्या हो जाएगा, तीसरा में इसमें परासरण दाब कम होता है। इसमें निलंबन में ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब जो है क्या होगा, परासरण दाब कम होता है, कम होता है। तो यह अधिक होता है, तो यह कम होता है। अब चौथा जो अंतर है, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसमें मतलब वास्तविक विलयन में जो है टिंडल प्रभाव नहीं होता है, और निलंबन में जो है टिंडल प्रभाव होता है। तो यहाँ नोट करेंगे, इसमें टिंडल प्रभाव
नहीं होता है। टिंडल प्रभाव आगे चल के इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव क्या है। तो इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। और इसमें जब नोट करेंगे कि इसमें टिंडल प्रभाव होता है, कितना आसान है। तो ये 4 अंतर आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, टिंडल प्रभाव, इसमें टिंडल प्रभाव होता है। यह 4 अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको ये अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो अंतर है बहुत ही आईएमपी अंतर है। तो अब आप लोग हेडिंग नोट कर लीजिए कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो और 2 कॉलम बना लेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे भौतिक अधिशोषण और दूसरे कॉलम में लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण। ये भी जो अंतर है बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला अंतर है कि यह उत्क्रमणी, ध्यान दीजिए, भौतिक अधिशोषण में यह उत्क्रमणी प्रक्रम है। मतलब यह जो है अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में जो है यह संपन्न होता है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे कि यह उत्क्रमणी, यह उत्क्रमणी जो है प्रक्रम है। मतलब अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में यह होता है। तो यह उत्क्रमणी जो है प्रक्रम है। और यह जो हो जाएगा यह अनुत्क्रमणी, मतलब एक ही दिशा में यह संपन्न होगा। यह अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी प्रक्रम है, प्रक्रम है। कितना आसान है, यह उत्क्रमणी है तो यह क्या है, अनुत्क्रमणी है। अब दूसरा जो है इसका जो अंतर है, इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। मतलब भौतिक अधिशोषण का जो है प्रकृति जो है विशिष्ट नहीं होती हैं और इनकी जो प्रकृति होती हैं वह विशिष्ट होती हैं। तो दूसरा अंतर लिखेंगे, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती हैं, विशिष्ट नहीं होती हैं। यह दूसरा अंतर हो गया। और इसमें लिखेंगे इसकी प्रकृति विशिष्ट होती हैं, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं, विशिष्ट होती हैं। यह 2 अंतर हो गया। अब तीसरा जो अंतर है यह अंडर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। भौतिक जो अधिशोषण होता है यह अंडर वाल्स जब बल होते हैं इनके द्वारा जो है उत्पन्न होता है और यह रासायनिक बंध द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ अब लिखेंगे तीसरा, यह वांडर वाल्स बलों के कारण, बलों के कारण उत्पन्न होता है। भौतिक जो अधिशोषण होता है यह वांडरवाल बलों के कारण उत्पन्न होता है और रासायनिक जो होता है, रासायनिक अधिशोषण जो होता है यह रासायनिक बंध बनने, रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, के कारण होता है। तो तीसरा अंतर भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको अंतर याद हो जाएगा। अब चौथा जो अंतर है, चौथा जो है यह उच्च ताप, यह जो है ध्यान देंगे भौतिक जो अधिशोषण होता है निम्न ताप पर सहायक होता है। तो यह निम्न ताप पर सहायक होता है,
सहायक होता है। तो यह जब निम्न ताप पर सहायक होता है भौतिक अधिशोषण, तो रासायनिक अधिशोषण क्या होगा? तो रासायनिक अधिशोषण जो है यह उच्च, ध्यान देंगे यह निम्न ताप पर है तो यह क्या हो जाएगा? उच्च ताप पर। तो यह लिखेंगे यह उच्च ताप पर सहायक होता है, सहायक होता है, सहायक होता है। तो बहुत आसान है, थोड़ा यह ध्यान दीजिएगा, इसको चौथा बना लीजिएगा। ये तो चौथा में क्या है? यह निम्न ताप पर सहायक होता है और यह उच्च ताप पर सहायक होता है। अब पांचवा अंतर समझेंगे। पांचवा अंतर है इसमें अधिशोषण, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती हैं, इसमें जो अधिशोषण का जो एंथैल्पी मान होता है वह क्या होता है? कम होता है। लगभग कितना होता है? तो यहाँ लिख सकते हैं लगभग 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। लगभग कितना होता है? 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। अब यहाँ लिखेंगे इसमें पांचवा जो है, इसमें जो है अंतर क्या होगा? तो इसमें अधिशोषण उच्च होता है, इसमें अधिशोषण क्या होता है? उच्च होता है, अधिशोषण उच्च होता है, उच्च होता है। लगभग कितना होता है? तो यहाँ नोट कर लेंगे लगभग 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। तो यह जो पांचवा अंतर है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें जो अधिशोषण का जो एंथैल्पी मान होता है इसमें कम होता है और इसमें क्या होता है? उच्च होता है। इसमें लगभग कितना होता है? तो 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है और इसमें जो है 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। तो यह 5 अंतर आप सभी विद्यार्थियों को बताया गया कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, अंतर आपको अच्छे से क्या होगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपोहन। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आईएमपी है, जो हमेशा ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो अपोहन क्या होता है? जो कुलाइडी विलयन में जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियों को जब दूर किया जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? अपोहन कहा जाता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे अपोहन की परिभाषा। जब कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयनों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ, विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। तो अपोहन विधि का प्रयोग करके, अपोहन विधि का प्रयोग करके इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है।
तो कितना आसान परिभाषा है। जब कोलाइडी विलयन में जो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, इन अशुद्धियों को क्या किया जाता है, दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अपोहन विधि का प्रयोग करते हैं। इसको आप दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, पार्चमेंट जो झिल्ली होता है, तो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, पार्चमेंट जो है झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन से उसमें उपस्थित घुले हुए पदार्थों को निष्कासित करने की विधि को अपोहन कहते हैं। निष्कासित करने की विधि को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। तो यह दूसरे भाषा में हो गया, बहुत ये भी आसान है। तो यह दूसरा परिभाषा क्या होगा कि जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में से उसमें उपस्थित घुले हुए पदार्थों को क्या करना है, निष्कासित मतलब बाहर करने की विधि को क्या कहते हैं, अपोहन विधि कहा जाता है। तो अपोहन विधि का अर्थ यह हो गया कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, उस अशुद्धियां को दूर करने के जिस विधि का प्रयोग करते हैं, उस विधि का नाम क्या है, अपोहन होता है। तो अपोहन क्या है, आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो कल हम लोग जब पढ़ेंगे वैद्युत अपोहन क्या है, वैद्युत अपोहन का कार्य विधि क्या है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलिएगा। यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी का जो है ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का वीडियो इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।